बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण के इतिहास की। तो जब प्रारंभ में बहुत कम संख्या में तत्व ज्ञात थे, तब तो इनका अध्ययन आसान रहता था और सबसे पहले हमें धातुओं का ज्ञान हुआ, जैसे कांस्य युग, ताम्र युग, स्वर्ण युग। यानी पहले तांबा, कांसा, सोना, फिर लोहा, इनका ज्ञान हुआ। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण था, यानी डाल्टन के पूर्व का जो वर्गीकरण था, उसमें तत्वों को दो वर्गों में बांटा गया था, एक धातु में और दूसरी अधातु में। आप लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, जो धातुएं होती हैं उनमें विशेष चमक होती है, उनमें धात्विक ध्वनि होती है, ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं, आघातवर्धनी और तन्य होती हैं। बाकी इसके विपरीत जो अधातुएं होती हैं वो गैस के रूप में भी होती हैं, कुछ ठोस द्रव के रूप में भी रहती हैं। ये भंगुर होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं सामान्यतः। तो ये पहला वर्गीकरण है। इसके बाद जब तत्वों की खोज होती गई तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयास किए वर्गीकरण के लिए। उनमें से पहला नाम आता है डोबराइनर का त्रिक नियम। 1929 में जॉन डोबराइनर जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों को समान भौतिक गुणों के आधार पर तीन तीन के वर्गों में बांटा। इसको उन्होंने डोबराइनर का त्रिक यानी डोबराइनर्स ट्रायड कहा। इसमें उन्होंने तीन तीन तत्वों को रखा और जिनमें जो बीच के तत्व हैं वो ऊपर और नीचे के दोनों तत्वों के औसत गुण रखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायड है उनका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इन्होंने देखा लिथियम का परमाणु भार 7 है और पोटेशियम का परमाणु भार 39 है, और इसके बीच में जो रखा है इसका परमाणु भार दोनों के परमाणु भारों का औसत है। गुण भी इनके औसत में है। इनको देखा पर 39 धन 7 बराबर 46/2 करेंगे तो हमें 23 प्राप्त होगा। इस तरह से जो डोबराइनर ने जो ट्रायड्स बनाए, यानी उन्होंने जो त्रिक बनाए, उनमें जो मध्य का तत्व है उनके परमाणु भार दोनों छोर के तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। इस तरह से उन्होंने और ट्रायड्स भी बनाए, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। लेकिन इनका ये जो प्रयोग है बहुत अधिक तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया। और देखा कि ऐसे ट्रायड बहुत बड़ी संख्या में नहीं बनाया जा सके। इसके बाद एक और प्रयास हुआ, वो है AEBD चैन कोर ट्वाइस का। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और एक वृत्ताकार सारणी बनाई। इसमें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में गुणों में आवर्ती पुनरावृत्ति देखी गई, लेकिन ये भी बहुत अधिक लंबे समय तक मान्य नहीं रहा। इसके बाद एक उल्लेखनीय प्रयास किया न्यूलैंड ने। इन्होंने अष्टक नियम दिया, इसको न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखने पर उन्होंने ये पाया कि जो 8वां तत्व है वो पहले तत्व से समानता रखता है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के 7 स्वरों से की है। इस संगीत के जो 7 स्वर होते हैं
शा रे गा मा पा धा नी। इसके बाद फिर से अगेन जो 8वां स्वर आता है वो पहले के जैसा होता है, सा। तो इस तरह उन्होंने 7 तत्वों की श्रेणियाँ बनाई। इसको आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और इसके बाद फिर सोडियम आ जाता है। जो 8वां तत्व है वो लिथियम के जैसा ही गुण रखता है। 9वां तत्व बेरिलियम के जैसा गुण रखता है। ये बोरोन, एल्युमिनियम एक जैसे गुण रखते हैं। तो इस तरह से यदि हम 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व लेते हैं वो पहले वाले तत्व के साथ समानता रखता है। ये हुआ न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके बाद ये भी जो न्यूलैंड का अष्टक नियम भी बहुत ज़्यादा दिनों तक मान्य नहीं रहा। इसके बाद एक और प्रयास हुआ, लोथरमेयर बकर यानी लोथरमेयर की व्यवस्था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों के भौतिक गुण जैसे परमाणविक आयतन और क्वथनांक, गलनांक और परमाणु भार के मध्य में ग्राफ खींचा और देखा कि ग्राफ में जो निश्चित समुच्चय वाले तत्व हैं उनके गुणों में समानता होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम लोथरमेयर द्वारा परमाणविक द्रव्यमान और परमाणविक आयतन के मध्य खींचे गए ग्राफ को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो सबसे ऊपर आयतन वाले तत्व हैं, जैसे इसमें पहले में लिथियम है, दूसरे में सोडियम है, तीसरे में यहाँ पोटेशियम है, यहाँ पर रुबिडियम है, यहाँ पर सीजियम है, और सबसे नीचे यहाँ देखेंगे आप कार्बन है, एल्युमिनियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है। यानी जिस तरह ये देखते सबसे ऊंचाई वाले तत्व हैं तो इनको 1 से गुण है, इनके बीच वालों के 1 से गुण हैं। इस तरह से इन्होंने ये बताया कि जो तत्वों के भौतिक गुण हैं वो परमाणु भार के पर निर्भर करते हैं, और उन्होंने परमाणु भार का तत्वों के साथ एक फलनीय संबंध निर्धारित किया। और उन्होंने बताया कि जी तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन उस समय इनके इस प्रयास को बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं मिल सका, और मेंडलीफ ने जो वर्गीकरण का प्रयास किया उसको ज़्यादा महत्व मिला, और ये जो संबंध था वो मेंडलीफ के आवर्त नियम के नाम से जाना गया। मेंडलीफ ने जो अपना आवर्त नियम दिया उसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये इनका मेंडलीफ का आवर्त नियम कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तत्वों के गुणधर्म यानी भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में रखें तो निश्चित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होती है। यानी जो
परमाणु क्रमांक यदि हम स्वतंत्र चर के रूप में लेते हैं और उस गुण को परतंत्र चर के रूप में लेते हैं तो हमें ये जो फलन है, फलन हमें आवर्ती फलन के रूप में प्राप्त होता है। इसी के आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी जा रही हैं। पहले हम मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक संशोधित रूप देखते हैं। इसको देखिए, इसमें यहाँ पे मेंडलीव ने 0 से लेकर के 8 तक कुल 9 वर्ग बनाए और प्रत्येक वर्ग को दो भागों में बांटा और 1 से लेकर 7 तक आवर्त हैं। वर्ग होते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ और आवर्त होते हैं क्षैतिज पंक्तियाँ। आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं आवर्त सारणी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला देखिए, पहले इसमें 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जिनको वर्ग कहते हैं और इनकी संख्या क्या है, 0 से लेके 8 है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से कुछ कुल अपने 9 वर्ग हैं। समूह 1 से 7th 8th माने 1 से 7 तक के जो समूह हैं उनको ए और बी में बांटा और 8वें को उन्हें 3 वर्गों में बांटा। 8वें में 3-3 तत्व रखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8वां है। 8वें ये 3-3 है। इसमें देखिए फैकोनी यानी आयरन कोबाल्ट निकल, ये 3-3 तत्व रखे इनने 8वें वर्ग में। और बाकी 1 से 7वें वर्ग में आपने देखा यहाँ पे इसमें उन्होंने ए ओ बी ए बी करके रखे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनने पहले वर्ग में तो पहले दूसरे तीसरे में तो एक सिंगल रखा, लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने उस समय ज्ञात जो तत्व थे उनमें देखिए 2 रखे। एक तरफ पोटेशियम है, दूसरी तरफ कॉपर है। यहाँ पे देखिए एक तरफ कैल्शियम है, दूसरी तरफ जिंक है। यानी इन्होंने प्रत्येक वर्ग को 2 वर्गों में बांटा। ए वर्ग के तत्व ऊपर रखे और बी वर्ग के तत्व दाहिनी ओर नीचे की ओर रखे। इस तरह से ये 9 वर्ग हैं और 7 आपके आवर्त हैं, क्षैतिज पंक्तियाँ हैं 7। पहले में केवल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हीलियम है और दूसरे में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ये हैं। तीसरे में ये हैं, चौथा है, 5वां है, 6वां और 7वां। इस तरह से कुल 7 आवर्तन में रखे हैं। तो इस तरह से ये 7 आवर्त हैं। और प्रत्येक समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हैं और गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। और प्रत्येक आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं जाएं तो उनके परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हैं। अब हम ये देखें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी रसायन के अध्ययन के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही। काफ़ी दिनों तक ही मान्य रही और काफ़ी लंबे समय तक यही माना जाता रहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होती है। और इनकी जो आवर्त सारणी है इससे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, यानी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। पहला तो है तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन के लिए इन्होंने पहली बार सार्थक प्रयास किया। समूह संख्या को देख करके इनकी संयोजकता ज्ञात की जा सकती थी। ये पहले समूह में है संयोजकता 1 को, 2 में 2 होती है, 3 में 3, इस तरह से 7 में 1। तो आवर्त सारणी को देख करके संयोजकता पहचान सकते हैं और संयोजकता पहचान करके उनका तुल्यांकी भार ज्ञात, जो कि तुल्यांकी भार प्रयोगशाला में हम ज्ञात कर सकते हैं, उसमें संयोजकता का गुणा करके परमाणु भार ज्ञात किए गए और बहुत से तत्वों के परमाणु भार में संशोधन भी किया गया। ये
एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने एक नियम दिया था, परमाणु द्रव्यमान बराबर तुल्यांक भार गुणे संयुक्तता, यानी परमाणु भार बराबर संयुक्तता गुणे तुल्यांक भार, यानी जिसका एक संयुक्तता है उसका तुल्यांक भार के बराबर ही परमाणु भार रहेगा। जिसकी संयुक्तता 2 है तो उसका जो परमाणु भार है वो तुल्यांक भार का 2 गुना होगा। जिसकी संयुक्तता 3 है उसका परमाणु भार तुल्यांक भार का 3 गुना होगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये रहा इनका कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए स्थान खाली छोड़ दिए थे और वहाँ पे उन्होंने भविष्यवाणी की थी, माने उन्होंने प्रोटेक्शन किया था कि यहाँ पे इस गुणों के वांछित परमाणु भारों के तत्व प्राप्त होंगे। उन्होंने 1871 में बताया था यहाँ पे सिलिकॉन के पहले एक सिलिकॉन, एल्युमिनियम के पहले एक एल्युमिनियम और जर्मेनियम के पहले इन्होंने बताया था कि यहाँ पे कोई न कोई और तत्व ज्ञात होंगे। बाद में देखा कि उस जगह पे आवर्त सारणी फिट होने वाली नए तत्वों की खोज की गई और वो तत्व के परमाणु द्रव्यमान लगभग वो निकले जो कि मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट किए थे। मेंडलीफ ने जो प्रेडिक्शन किया था उस हिसाब से ही निकले। जैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने एका एल्युमिनियम नाम से प्रेडिक्शन किया था, उसका परमाणु भार उन्होंने बताया था 68, उसका घनत्व बताया था 5.9, क्वथनांक लो बताया था इन्होंने, और जो उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला E2O3 बताया था और उन्होंने क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3 बताया था। तो जब खोजा गया तब तो गैलियम रहा। तो देखिए गैलियम में और इसके गुणों में काफ़ी समानता रही, इनके जो घनत्व हैं वो लगभग एक जैसे रहे। फॉर्मूला क्लोराइड का ऑक्साइड का बिल्कुल एक जैसा है और इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो भी लगभग समान रहा। इसी तरह से एका सिलिकॉन जो उन्होंने कहा था वो जर्मेनियम के रूप में खोजा गया। एका सिलिकॉन का जो परमाणु द्रव्यमान उन्होंने 72 प्रेडिक्ट किया था और जर्मेनियम का निकला 72.6, ये भी लगभग समान है। घनत्व भी आपका लगभग समान है। फाइव 5.5 और ये रहा 5.36। क्वथनांक उच्च हैं तो ये क्वथनांक 1231 रहा। ऑक्साइड का फॉर्मूला भी एक जैसा है, EO2 दिया तो GeO2 आया। क्लोराइड का फॉर्मूला भी सेम आया। तो इस तरह से जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है इससे हमें और लाभ हुआ, नए तत्वों की खोज को बल मिला और उसके स्थान पर नए तत्व खोजी गई जिनके गुण मेंडलीफ द्वारा प्रेडिक्शन किए गए जो गुण हैं, जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी उसके जैसे ही प्राप्त हुए। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी काफ़ी उपयोगी रही, फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस रहीं। कुछ इनके जो आवर्त नियम हैं उनसे डिफरेंस मिला। जैसे हाइड्रोजन की जो स्थिति है, हाइड्रोजन की देखा है तो हाइड्रोजन क्षार धातुओं और हाइड्रोजन दोनों से समानता रखती है। हाइड्रोजन धनायन भी बनाती है, हाइड्रोजन ऋणायन भी बनाती है, इसलिए आवर्त सारणी में इसका स्थान निर्धारित नहीं है। इसे फर्स्ट में क्षार धातुओं के साथ और 7th में हाइड्रोजन के साथ रखा गया है। दूसरा, मेंडलीफ ने दुर्लभ मृदा तत्वों की जो स्थिति है
उसको स्पष्ट नहीं किया, वो अलग अलग जगह पर रखे गए। मेंडलीफ ने कुछ जो समान रासायनिक गुणों वाले तत्व हैं उनको अलग अलग जगह रखा, जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, इनको क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट समूह में रखा गया, जबकि क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील हैं और ये सोना है, तांबा है, ये अत्यधिक अक्रिय हैं, यानी सोना तो नोबल धातु है, लंबे समय तक पड़ी रहती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील है, फिर भी इनको साथ साथ रखा गया। जबकि मरकरी, लेड, बेरियम, इनके रासायनिक गुण बहुत समान होते हैं, फिर भी इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया। कुछ और सीमाएं भी हैं। कुछ स्थानों पर मेंडलीफ की आवास सारणी में देखने को मिलता है कि मेंडलीफ ने आबाद नियम तो ये दिया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो हमें गुणों में आवर्तता प्राप्त होती है, लेकिन कई जगह पर उन्होंने इस नियम का अतिक्रमण किया। पहले अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को रखा और उसके बाद कम द्रव्यमान वाले तत्व को रखा, जैसे कि आर्गन, जिसका परमाणु द्रव्यमान 40 है, इसको पोटेशियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान 39 है, उसके पहले रखा। इसी तरह से कोबाल्ट को निकल के पहले रखा गया, जबकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट है वो 59.9 है और निकल का एटॉमिक वेट 58.9 है। यही कंडीशन टेल्लुरियम और आयोडीन के साथ है। मेंडलीफ ने अपनी आवास सारणी में समस्थानकों को एक जगह स्थान दिया, जबकि उनके नियमानुसार जब समस्थानकों के परमाणु द्रव्यमान अलग हैं तो इनको स्थान भी अलग मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बन में कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 समस्थानिक होते हैं, लेकिन आवर्त सारणी में उन्होंने कार्बन को एक ही जगह रखा, तो उन्होंने खुद अपने आवर्त नियम का उल्लंघन किया। तो ये कुछ मेंडलीफ की आवास सारणी की कुछ सीमाएं थीं। तो इन सीमाओं के कारण और नया वर्गीकरण किए जाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन मेंडलीफ का जो प्रयास था, मेंडलीफ की जो आवास सारणी थी, लंबे समय तक मान्य रही और ये रसायन जगत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही। तो ये था आवर्ती वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास। अगले पार्ट में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवास सारणी की बात करेंगे। तब तक आप इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लिखिएगा। इसमें आप मुख्य रूप से मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए, मेंडलीफ की आवास सारणी का महत्व लिखिए, उसकी सीमाएं लिखिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए, रोटरमेयर वक्र लिखिए। इनको संक्षेप में 2-3 लाइन में इनको लिख लीजिएगा।